तो उनके पास दिक्कत आती है कि उनके पास वोकैब नहीं होती है, वोकैबुलरी का पूरा बैंक उनका खाली रहता है। और दूसरा उनका मेकिंग ऑफ सेंटेंस, मेकिंग ऑफ सेंटेंस, ये दोनों चीजें आपको नहीं आती हैं, इसीलिए इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती। इसमें आप लोग चाहे क्लास में चाहे कोचिंग में कितने भी रूल आप समझ लें, कितने भी रूल पढ़ ले, पूरी ग्रामर पढ़ ले, लेकिन आपको इंग्लिश भाषा नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे माय सीक्रेट सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें परमिशन लेनी हो या अनुमति लेनी हो तो कैसे हो जाए। ऐसे सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मिल जाए कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा सेंटेंस मिल जाए। जैसे आपने अभी तो देखा होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे सेंटेंस के लिए आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन कभी अगर ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए तो किस प्रकार से ट्रांसलेट होंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि इसमें आपको अच्छे अच्छे और बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हिंदी का कुछ इस प्रकार से मिलता है कि क्या मैं प्लस क्रिया सकता हूं या सकती हूं, या तो फिर क्या मैं क्रिया या हूं। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से शुरू करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है कि मे प्लस आई प्लस इंफिनिटिव वर्ब, इंफिनिटिव विदाउट टू, विदाउट टू। और एक बनता है कैन प्लस आई प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू। और फिर एक और बनता है हमारे पास माइट प्लस आई प्लस इंफिनिटिव, और ये भी विदाउट टू ही रहेगा। या फिर कुड प्लस आई प्लस इंफिनिटिव, ये हमारे पास हो जाएगा बेयर। अब ये बेयर क्या है, या तो मैं विदाउट टू विदाउट टू विदाउट टू लिखा, तो बेयर भी इसी विदाउट टू का दूसरा नाम है। इंफिनिटिव को बेयर इंफिनिटिव भी कहा जाता है, इसमें टू का यूज नहीं करते। अब हम आ जाते हैं इसमें सेंटेंस की तरफ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे सेंटेंस मिले तो आप मे का यूज कीजिए। और क्या मैं अंदर, क्या मैं क्रिया के साथ मुंह लगा मिले तो इसका यूज कीजिए। यानी कि अगर इन दोनों का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये दोनों स्ट्रक्चर किसके लिए हैं, ये जरूर सोच रहे होंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे कहा गया क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और परमिशन आप वहां पे मांग रहे हैं तो परमिशन आपको नहीं मिली, आपको परमिशन नहीं मिली। तो जब आप मे का यूज करेंगे और मे के यूज के बाद अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तब वहां पे आप माइट का यूज कर देंगे। यानी कि मे के बाद अगर परमिशन नहीं मिलती तो और पोलाइटली बोलने के लिए आप माइट का यूज करें। या फिर कैन के बाद परमिशन नहीं मिली तो कुड का यूज कीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इस एग्जांपल को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले से जान लेते हैं कि कैन और मे, यानी कि मे का यूज अधिकतर किया जाता है और कैन का यूज सामान्य बोलचाल की भाषा में कैन का यूज कहीं कहीं पे किया जाता है। लेकिन जब आ जाती है बात कुड और माइट की, तो कुड और माइट का प्रयोग बहुत ही कम जगहों पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि मे का यूज करने से ही काम चल जाता है, तो माइट का यूज करना ही नहीं पड़ता। कैन का यूज करने से काम चल जाता है तो कुड का यूज करना ही नहीं पड़ता। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अगर मे से ज्यादा पोलाइटली वर्ड में कोई परमिशन मांगनी हो तो आप मे की जगह पे माइट का यूज कीजिए, और ज्यादा पोलाइटली वर्ड में अगर परमिशन दूसरी तरीके से मांगनी हो तो आप कैन की जगह कुड का यूज कीजिए। चलिए इसके एग्जांपल को लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं। इसे हमने पहले ही लिखा था आपके लिए कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये हो गया। तो इसका आ जाऊं लिखा है, नहीं इस टाइप का सेंटेंस मिल रहा है तो यहां पर आप कैन का यूज कीजिए। कैन आई कम इन, या आप ये कह गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं,
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो यहां हो जाएगा मे आई कम इन। दोनों सेंटेंस का भाव तो एक ही है, दोनों सेंटेंस का डिग्री पढ़ के देखिए, दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, लेकिन सेंटेंस की लिखावट में अंतर है, इसीलिए यहाँ पे हमने कैन और मे का यूज किया है। आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब सकता हूं लगा रहे तो उसके साथ आप मे का ही यूज कीजिए, कैन का नहीं। लेकिन जब ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कैन का यूज कीजिए, मे का नहीं। क्लियर? दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिए है। उम्मीद है एग्जाम्पल देखेंगे, आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इंग्लिश में इस सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश बहुत से लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों होती है? उनको दो चीजें नहीं आती हैं। पहली तो उनके पास दिक्कत आती है कि उनके पास वोकैब नहीं होती है, वोकैबुलरी का पूरा बैंक उनका खाली रहता है। और दूसरा उनका मेकिंग ऑफ सेंटेंस, ये दोनों चीजें आपको नहीं आती हैं, इसीलिए इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती। इसमें आप लोग चाहे क्लास में चाहे कोचिंग में कितने भी रूल आप समझ लें, कितने भी रूल पढ़ ले, पूरी ग्रामर पढ़ ले, लेकिन आपको इंग्लिश भाषा नहीं आ पाएगी। कहाँ पे अगर मान लिया आपके सामने कुछ आ गया और आपसे कहा गया कि कोई डिबेट में आपको बोलना है, तो डिबेट में आपसे कहा गया 10 मिनट बोलो, तो वहाँ पे आप तो ग्रामर के सारे रूल याद करके गए हैं, तो डिबेट में कैसे बोलेंगे? ग्रामर के रूल में क्या नाउन की डेफिनेशन सुनाएंगे या प्रोनाउन की डेफिनेशन सुनाएंगे? वहाँ पे आपको डिबेट करना होगा, बोलना होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा? वहाँ पे आपको वोकैब याद तैयार होनी चाहिए और मेकिंग ऑफ सेंटेंस की सेंस होनी चाहिए। वहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपको सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है और उन सेंटेंसेस में कैसे वर्ड सही जगह पे सही स्थान पे प्लेस करना है, जिससे बोलते समय सेंटेंस हमारा, जो भाषा हमारी सुंदर दिखाई दे, बोलने में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी मतलब इंग्लिश अगर पढ़नी है तो आपको एक चीज ये जरूर आनी चाहिए कि इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना और इसके बाद आ जाएगा बोलना। यानी पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना, ये चारों चीजें अगर इंग्लिश में आती है किसी भाषा में तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, 2 साल 2.5 साल का बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलता है। कैसे बोलता है? उसको ग्रामर तो पता नहीं होती हिंदी की, व्याकरण तो पता ही, तो लैंग्वेज के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है, तभी वो बोलता है। क्योंकि वो कोई चीज बार बार सुनता है, तो आपको इंग्लिश को बार बार मतलब वर्ड्स को बार बार सुनना पड़ेगा। और जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक आपको समझना और लिखना नहीं आएगा। तो पहले सुनिए, बोलिए। तो सब कुछ, जिसे कोई वर्ड है, कोई भी सेंटेंस वर्ड आपको पढ़ना भले आता हो, लेकिन एक बार उसे उच्चारित जरूर कीजिए, बोलिए जरूर उसको, तभी आपके समझ में इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश भाषा को समझने के लिए ग्रामर पूरी तरह से रट लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए आपको वर्ड पावर, अपनी शब्द बैंक को मजबूत करना होगा और साथ ही साथ सेंटेंस मेकिंग का सेंस आना चाहिए। ये ग्रामर जो पढ़ाया जाता है, जो ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, इतने सारे रूल पढ़ाए जाते हैं, कई सारे टीचर लगे हुए हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सारी चीजें आपको मेकिंग ऑफ सेंटेंस सिखा रहे हैं, सेंटेंस बनाना आपको सिखा रहे हैं कि इन सारे ग्रामर के रूल का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में क्या लिखना है वो आप अपनी वोकैब को ही मजबूत करके जान सकते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या वर्ड मुझे डालने हैं, वो आपने अपने शब्दकोश को ही मजबूत करके आप समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में समझने के लिए तो आपको अपने शब्दकोश को मजबूत करना पड़ेगा। और साथ ही ध्यान रखिए, जो मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ या कोई भी टीचर ट्रांसलेशन सिखा रहा है, तो आपको ट्रांसलेशन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपकी वोकैब नहीं मजबूत होगी। ट्रांसलेशन से सेंटेंस मेकिंग की सेंस आपको आ जाएगी, लेकिन सेंटेंस में क्या वर्ड डालने हैं ये आपको वोकैब तैयार करके पढ़ना पड़ेगा। और खासकर इंटर के स्टूडेंट के लिए तो एक पूरा पार्ट ही आता है जिसमें उनको एंटोनिम्स पढ़ना रहता है, सिनोनिम्स पढ़ना रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने रहते हैं। तो ये तभी जब संभव हो पाएगा जब आपकी वर्ड अच्छे होंगे। वर्ड आपको अगर नहीं याद है, वर्ड आपके नहीं तैयार हैं, तो आपको इंग्लिश के माने आपके लिए कुछ भी नहीं है।
तो इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा और वर्ड को तैयार रखिए, वर्ड अपने तैयार कीजिए, शब्दकोश को अपने मजबूत कीजिए। तो अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं और अगले रूल को देखते हैं कि इस सेंटेंस में हमें किस प्रकार के आगे के रूल मिलते हैं। तो अब उन्हीं सब सेंटेंसेस को हम दूसरे प्रकार से ट्रांसलेट करना सीखते हैं। दूसरा प्रकार, इसे हमें ये नया सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल गया। सेंटेंस वही रहेंगे कि इसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं या क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो सेंटेंस तो वही है, लेकिन जो ट्रांसलेशन का तरीका है वो रेगुलर तरीका ना होके ये कुछ अलग हटके तरीका है कि इनका ये तरीका इस तरीके से, मतलब ये इस स्ट्रक्चर पे यूज किया जाता है। वो तरीका क्या है? जैसे तो चलिए एग्जांपल लिया कि क्या मैं रेडियो खोल सकता हूं या क्या मैं रेडियो खोल दूं, तो इसको हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, डू यू माइंड, डू यू माइंड माई। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब खोलने की प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहां पे हो जाएगा स्विचिंग ऑन द रेडियो। डू यू माइंड माई स्विचिंग ऑन द रेडियो। अब जैसे स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जैसे यहां पे हो गया डू यू माइंड इफ आई, यहां पे अगर कह देते हैं डू यू माइंड इफ आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्विच ऑन द रेडियो। तीसरा स्ट्रक्चर दिया है वुड यू माइंड के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वुड यू माइंड इफ आई, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो स्विच का क्या हो जाएगा? स्विच्ड, स्विच्ड ऑन द रेडियो। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, इन एग्जाम्पल के साथ ऐसे सेंटेंस जो आपको अभी तक मे और कैन के साथ आप ट्रांसलेट करते थे, तो आपने कुछ नया सीखा होगा कि इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस इसमें किस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल इसके और लिखे दे रहे हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिनसे अनुमति का भाव प्रकट तो होता है, लेकिन शायद अभी तक आप लोगों के सामने वो आए नहीं होंगे, या आए होंगे तो आपने छोड़ के चले आए होंगे। जैसे कि मुझे घर जाने की इजाजत दी जाए। ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए होंगे, तो आपके सामने निश्चित ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा कि कैसे सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर यूज करें या क्या वर्ब्स यूज करें। तो ऐसे सेंटेंस जब आ जाते हैं आपके सामने, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से निकल के आता है हमारे सामने कि जैसे हो गया कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो होगा, फिर उसके बाद क्रिया आ जाती है, सब्जेक्ट जो लिखा कर्ता लिख देते हैं यहाँ पे, कर्ता प्लस क्रिया, ठीक है। और फिर क्रिया के बाद हम लोग लगा देंगे ने, और ने के बाद की अनुमति या इजाजत आ जाएगा, दी जाए, कुछ ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कुछ इस स्ट्रक्चर में कहते हैं कि ये सब्जेक्ट प्लस मे बी, या उसके बाद अलाउड या परमिटेड, यानी कि यहाँ पे अनुमति आ रही है तो अलाउड लगाइए, इजाजत आ रही है तो परमिटेड लगाइए, और उसके बाद इन्फिनिटिव, यानी फुल इन्फिनिटिव है, टू के साथ में यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर इसी सेंटेंस को करने का होता है सब्जेक्ट प्लस मे बी, और उसके बाद गिवन परमिशन, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव, उसके बाद अदर वर्ड जो आते हैं, अदर वर्ड लिखते नहीं तो उसमें इन्फिनिटिव के बाद आप जो अदर वर्ड होंगे वो नोट कर देंगे। जैसे इसी को हम लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं, तो आई मे बी, अब इजाजत है तो यहां पे हम लगाएंगे परमिटेड, परमिटेड, उसके बाद इन्फिनिटिव है नहीं जाने का, टू गो होम हो जाएगा हमारे पास कि आई मे बी परमिटेड टू गो होम। अब ऐसे से इसी सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर पे जो ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई मे बी और गिव परमिशन
फिर हो जाएगा इंफिनिटिव यानी टू गो होम। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस के जो दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए ये इन एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये स्ट्रक्चर आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स उस रूल से संबंधित ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, इससे वो रूल आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसमें कहा गया हाँ आप आ सकते हैं या नहीं आप नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो अभी तो परमिशन मांग रहे थे, लेकिन परमिशन देने वाला क्या कहता है, हाँ या ना। तो आपको इसे कहा गया कि क्या मैं, उसने आपने कहीं जाके पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बाहर वाले ने कहा नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। तो यहां पे सीधा सा हो जाएगा कि नहीं लिखा हुआ है तो नहीं यानी कि नो, और आपने जो शब्द यूज किया है जैसे पूछने के लिए मे आई कम इन या कैन आई कम इन, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जवाब मिलेगा नो। जैसे कहा गया यू मे नॉट, अगर आपने मे का यूज किया है तो यू मे नॉट कहा गया। तो अगर कैन का यूज किया है तो नो यू कांट, यानी कि कैन नॉट या कांट। इस प्रकार से इसका आपको अनुमति जो देने वाला शब्द है कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कहा गया कि आपने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसने कहा हाँ आप आ सकते हैं, तो कहा गया हाँ आप अंदर आ सकते हैं। ये इस टाइप का आ गया सेंटेंस। तो कहा गया यस यस यू कैन या यस यू मे, यानी कि ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। ज्यादा खास सेंटेंस है नहीं, इसलिए इसका कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा है नहीं, बस नॉर्मल सा सेंटेंस है। नो या यस, उसके बाद यू मे नॉट, यानी मे लगा के अगर प्रश्न किया गया है तो मे नॉट या मे, या कैन लगा के प्रश्न किया गया है तो कैन नॉट या कैन। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाते हैं जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि इसे कहा गया कि आपको इजाजत दी जाती है या आपको अनुमति दी जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को सीधा सा कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे इज एम या आर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद आप लोग नॉट का यूज कीजिए, नॉट, इसके बाद आप जो अलाउड या परमिटेड जो आपको यूज करना हो यूज कीजिए। इसके बाद हम लोग लगा देंगे इंफिनिटिव, जो यूज होता था इंफिनिटिव, और ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि मुझे बाहर जाने की इजाजत दीजिए, तो आपको कहा गया कि नहीं आपको इजाजत नहीं दी जाती है, तो यहां पे होगा कि आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो यू आर नॉट परमिटेड टू गो आउट, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। क्लियर? कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे आपको कि आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो इजाजत देना हो या अनुमति ना देने वाला हो तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। अगर अनुमति दी जाती है, आपको अनुमति दी जाती तो यू आर अलाउड या यू आर परमिटेड कर देंगे हम लोग। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको परमिशन वाले सेंटेंस बताए ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे और इनका सारे रूल को आपने लिख लिया होगा। मेरी ये उम्मीद है कि आप जब भी मेरे वीडियो लेक्चर को देखने बैठते होंगे तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठते होंगे, क्योंकि यदि कॉपी पेन लेकर आप नहीं बैठते हैं तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है कि आप जो रूल अगर समझाए जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको लिखाता हूँ वो लिखेंगे कहाँ पे। तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, और उम्मीद है कि सारे रूल आपने लिख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, और रेगुलर इनका यूज करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आती है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश से संबंधित जितने भी रूल है, जितने भी रेगुलेशन, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार मेरे वीडियो को चला के देखिए और देखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना भी आप इसे फैलाएंगे उतना ही यह लाभ पहुंचाता चलेगा। तो शेयर जरूर करते रहिए। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।